हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट इसकी नेक्स्ट क्लास 3 देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स जो होते हैं उसकी स्टडी की थी। आज की क्लास में हम 2 मेन टॉपिक्स स्टडी करेंगे। वन इज़ द क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल एंड द सेकेंड वन इज़ रैंक ऑफ क्रिस्टल। तो ये 2 टॉपिक्स हम आज की क्लास में समझेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ क्रिस्टल लैटिस। व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रिस्टल लैटिस? तो हम सब जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं? Crystals are nothing but the physical form of crystalline solid which we can see with our naked eye। जैसे मान लीजिए हमारे घर में नमक होता है, हम सब जानते हैं, सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड उसका नाम है। तो जब हम उस सॉल्ट को देखते हैं तो उसके फाइन क्रिस्टल्स हमें दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए सॉल्ट हमने लिया तो जो हमें उनके ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, सॉल्ट के ग्रेन्स, उसको हम कह देते हैं क्रिस्टल्स। अब उसमें से मान लीजिए हमने एक सबसे छोटा क्रिस्टल सेपरेट किया, यानी कि एक ग्रेन, एक टुकड़ा हमने अलग कर दिया, सिंगल क्रिस्टल इसको हम कहेंगे, सिंगल क्रिस्टल। अब ये जो सिंगल क्रिस्टल होता है ये भी बहुत सारे पार्टिकल्स से बना होता है। इसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली रेगुलरली एक पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो डॉट्स हैं ये पार्टिकल्स हैं, और अगर हम इसको NaCl कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, Na+ एंड Cl नेगेटिव। अगर हम कोई दूसरे टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड ले, जैसे हमने देखा था मेटेलिक सॉलिड भी होता है, तो अगर ये सिंगल क्रिस्टल कॉपर मेटल होता तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कॉपर के आयंस होते, ठीक है। तो उसी तरह से अगर अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं तो उनके क्रिस्टल में भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है या तो वो इंडिविजुअल एटम हो सकता है, पूरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हो, हमने मान लिया उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पार्टिकल्स, ठीक है, सिंगल पार्टिकल, एक डॉट मतलब एक पार्टिकल। तो अब ये एक रेगुलर तरीके से 3 डायमेंशनली अरेंज रहते हैं। तो ये जो इनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जो 3 डायमेंशनली ये अरेंज हो रहे हैं पर्टिकुलर तरीके से, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? 3D अरेंजमेंट। अब ये जो 3D अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अब यहाँ पे टाइप्स का मतलब है कि जब पार्टिकल्स अरेंज होंगे तो वो एक 3 डायमेंशनल शेप या पर्टिकुलर ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जो हम पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ हमें सिर्फ डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज है। तो यहाँ पर हम उस ज्योमेट्री को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। ज्योमेट्री तो यहाँ भी प्रेजेंट है, बट हम उसको आसानी से विजुअलाइज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हर पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से सबको कनेक्ट किया।
तो अब हम देख सकते हैं कि रफली अब हमें एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल शेप नज़र आने लगा है, और ये जो शेप है ये लगभग एक क्यूबिकल शेप है, क्यूबिकल शेप। और इसमें भी बहुत सारे क्यूब्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ अरेंज्ड है, प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे भी एक पार्टिकल हो सकता है ना। तो ये जो क्यूबिकल अरेंजमेंट है फिलहाल जो हमने डायग्राम दिखाया है, इस क्यूबिकल अरेंजमेंट को हम कहते हैं उसका लैटिस। तो अगर मान लीजिए NaCl में Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस इस तरह से अरेंज हो तो हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज क्यूबिकल लैटिस। अब ऐसे ही अलग अलग जो सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स जिस तरह से अरेंज होते हैं वो अलग अलग 3 डायमेंशनल शेप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हमें क्यूब ही मिले। तो यानी कि जो लैटिसेस होते हैं वो भी डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। तो ये जो ऊपर हमने अरेंजमेंट दिखाई थी, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा 3 डायमेंशनल। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे क्यूब्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं यूनिट सेल। तो देखिए जब हम पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे क्यूब्स मिल रहे थे, या फिर जो भी दूसरा शेप होगा वो हमें बहुत सारे रिपीटेड मैनर में मिल रहे हैं, जो रिपीट होकर 3 डायमेंशनली पूरा क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से अगर हम कोई एक सिंगल क्यूब ले, जैसे यहाँ पर हमने मार्क किया है कलर से, एक सिंगल क्यूब की अगर हम बात करें, बहुत सारे क्यूब में से एक सिंगल क्यूब, तो उस सिंगल क्यूब को या उस सिंगल शेप को हम कहते हैं यूनिट सेल। तो नाम से पता चल रहा है यूनिट स्टैंड्स फॉर वन, सेल मीन्स टाइप ऑफ कंपार्टमेंट। वो क्यूब भी एक तरह से कंपार्टमेंट टाइप का ही है। तो किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसका एक रिपीटेड शेप होता है जो 3 डायमेंशनली रिपीट हो रहा है। तो उसमें से किसी एक सिंगल शेप को या अरेंजमेंट को अगर हम मार्क करें तो उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी यूनिट सेल्स जब 3 डायमेंशनली तीनों डायरेक्शंस में रिपीट होती है तो उसी से पूरा क्रिस्टल बनता है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स अब आपको क्लियर हैं कि ये जो पॉइंट है इसमें हर पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। और एक्चुअल में वो पॉइंट हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, लेकिन रियलिटी में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल पार्टिकल विच मे बी एन एटम, मे बी अ मॉलिक्यूल और अ आयन। ये जो लैटिस पॉइंट है ये एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल को इंडिकेट करता है। यानी जहाँ जहाँ पार्टिकल होगा वहाँ हम पार्टिकल की जगह एक पॉइंट से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम बड़ी आसानी से सिंपल वे में क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर सकें और उनकी ज्योमेट्री को समझ सकें। तो ये सारी इनकी डेफिनेशंस हैं फॉर योर नोट्स। क्रिस्टल लैटिस इट इज़ अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और वी कैन से पार्टिकल्स इन स्पेस। अब अगर हम क्रिस्टल लैटिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो हमने ऑलरेडी देखी है, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स पार्टिकल, है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। लैटिस साइट भी हम कह सकते हैं। ईच पॉइंट इन द लैटिस रिप्रेजेंट, अब ये लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन्स टू ब्रिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। यानी कि जब तक हम पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं करते हमें ज्योमेट्री आसानी से विजुअलाइज नहीं हो पाएगी। सेकेंड टर्म वॉज यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच when repeated in different directions generates the entire lattice। यानी कि सबसे छोटा ऐसा पोर्शन जिसे हम एक 3 डायमेंशनल शेप कह सकते हैं और जो हर डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, और उसके रिपीट होने से पूरा की पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। देखिए पहले भी मैंने कहा आपको कि ज़रूरी नहीं है कि हर सॉलिड में पार्टिकल्स एक ही 3 डायमेंशनल शेप बनाए। तो अलग अलग सॉलिड्स में जब पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो डिफरेंट 3 डायमेंशनल शेप्स के फॉर्म में वो अरेंज हो सकते हैं। इसी को हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो अब जितने भी अलग अलग शेप्स हैं उसमें जो एक सिंगल सबसे छोटा पोर्शन का जो शेप है जो बनता है उसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, और दूसरे को हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव और वी कैन से सिंपल, एंड द सेकेंड टाइप इज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे।
मान लीजिए अभी हम फिलहाल क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। यानी कि ये जो शेप की हम बात कर रहे हैं वो है क्यूबिकल यूनिट सेल। अब क्यूबिकल यूनिट सेल में जो दो टाइप हैं जिसको हम देख रहे हैं, सिंपल और दूसरा सेंटर्ड, उसका क्या मतलब है? अगर हम बात करें सिंपल यूनिट सेल की, तो सिंपल यूनिट सेल वो होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस शेप के, उस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, तो जहाँ जहाँ इसका कॉर्नर है वहीं पर सिर्फ पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा और कहीं प्रेजेंट नहीं रहेगा। यानी एक पार्टिकल यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सेवेंथ एंड एट्थ। यानी कि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, उसके अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं होंगे। इनको हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल्स। अब इसमें अगर हम सेंटर्ड यूनिट सेल्स की बात करें, सेंटर्ड यूनिट सेल्स का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा डिफरेंट पोजीशंस पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस यूनिट सेल में। तो जैसे अब इसमें भी दो केसेस हैं, एक है बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि जैसे फिर से अगर हम क्यूब की बात कर लें, तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, क्योंकि ये सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है यूनिट सेल बनाने के लिए, तो हमेशा कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स रहना ही रहना है। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड का मतलब होगा कि इस पूरे क्यूब के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि हम इसको लगभग यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल है, उसके अलावा एक पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, उस पूरे क्यूब के सेंटर में या उस पूरी यूनिट सेल के सेंटर में, क्योंकि क्यूबिक के अलावा और दूसरी भी यूनिट सेल्स हो सकती है। तो चाहे कोई भी यूनिट सेल हो, किसी भी शेप की हो, अगर उसके कॉर्नर्स पे पार्टिकल है और एक पार्टिकल बराबर सेंटर में है उसके अलावा, तो उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके अलावा कौन सी होती है, देखिए प्रिमिटिव में तो एक ही चीज़ पॉसिबल है, लेकिन सेंटर्ड में डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। तो पहला अभी हमने देखा बॉडी सेंटर्ड, दूसरा होता है फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर रहेंगे, जो हमारी सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यानी यहाँ एक पार्टिकल हो, यहाँ हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल है। इसके अलावा हर फेस के, फेस किसे कहेंगे हम, जो ये जो चीज़ है ये एक फेस है। तो ऐसे हमको पता है क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो हो सकता है अलग अलग शेप में नंबर ऑफ फेसेस अलग हो। तो क्यूब में फिलहाल कितने फेस हैं, 6 फेस है। तो हर फेस के सेंटर पे भी एक पार्टिकल होगा। तो जैसे अब यहाँ पर हम फेस वाले पार्टिकल्स को ग्रीन अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक फेस जो फ्रंट फेस है हमारी तरफ, ये बैक फेस जो पीछे की तरफ है, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये अप और ये डाउन। तो ऐसे 6 फेसेस पे उसके बराबर सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं एंड सेंटर्ड, क्योंकि फ़िलहाल वो क्यूबिक में नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं दिखाया था, बट अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, कभी कभी आ सकता है एंड सेंटर्ड सी। तो एंड सेंटर्ड क्या होता है कि इसमें कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे और उसके अलावा किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे पार्टिकल्स होंगे। यानी कि फेस के सेंटर पे रहेंगे लेकिन किसी भी दो अपोजिट फेस के, चाहे आप उसे अप डाउन ले लीजिए, चाहे लेफ़्ट राइट, चाहे फ्रंट बैक, कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे
उसके सेंटर में एक एक पार्टिकल रहेगा। तो जैसे अब यहाँ पर हम अप ले रहे हैं तो हमें डाउन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ले आप कोई भी सकते हैं लेकिन आपको अपोजिट ही चूज़ करना है। तो ऐसी यूनिट सेल्स को हम कहते हैं एंड सेंटर्ड। तो हमने क्या देखा कि यूनिट सेल शेप के बेसिस पे भी अलग अलग हो सकती है, क्यूबिक और दूसरी टाइप्स की, लेकिन हर शेप में भी उसके दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल जहाँ पर पार्टिकल्स सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे रहेंगे, और दूसरा सेंटर्ड जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा या तो पूरी बॉडी मतलब कि यूनिट सेल के सेंटर में होंगे या फिर उसके फेस सेंटर पे भी वो हो सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट सेल। अब देखिए जैसे हम कह रहे थे कि यूनिट सेल भी अलग अलग शेप की हो सकती है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यूनिट सेल का शेप क्या होगा, किन चीज़ों को देखकर, किन पैरामीटर्स को देखकर हम उसका यूनिट सेल का शेप डिसाइड करते हैं। जो ये टाइप था सिंपल और सेंटर्ड, ये तो हमने पार्टिकल्स की पोजीशन को देखकर डिसाइड किया, लेकिन किस शेप की यूनिट सेल होगी, क्यूबिक होगी या कोई और होगी, ये हम किन पैरामीटर्स को देखकर डिसाइड करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। इन्हें हम कहते हैं सेल पैरामीटर्स। तो दो तरह के पैरामीटर्स हैं, एक होते हैं एज लेंथ और दूसरा होता है एंगल्स बिटवीन द एजेस। यानी एक लेंथ, एज की लेंथ कितनी है, और दूसरा एजेस के बीच में एंगल कितना है। इन दो चीज़ों को देखकर हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि किस शेप को वो यूनिट सेल बिलोंग करता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। तो मान लीजिए हमने रैंडमली कोई भी एक पार्टिकल को क्रिस्टल में से चूज़ किया, जैसे कि इस पार्टिकल को, यहाँ जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसको चूज़ किया, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम मान लेते हैं ओरिजिन। और अब क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो इसके तीनों एक्सिस के अलोंग एक एक पार्टिकल आगे प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए इस एक्सिस को हम कह रहे हैं एक्स, जो ऊपर जा रही है इसको हम मान लेते हैं वाई, और जो बाहर की तरफ निकल रही है उसको हम कहते हैं जेड। तो जो भी पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलाउंग इसके सबसे पास होगा, यानी कि ये जो पार्टिकल है ये मान लीजिए हमारे ओरिजिन वाले पार्टिकल का नेबरिंग पार्टिकल है, सबसे पास वाला। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग ये थोड़ा सा हमने, हाँ, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग मान लीजिए जो भी पार्टिकल का डिस्टेंस है, अगर उसको हम बी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी दूसरी एक्सिस पे हम उसको सी कंसिडर कर लेंगे और तीसरी एक्सिस पे ए कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि तीनों एक्सिस के अलोंग जो नेबरिंग पार्टिकल हो उसका डिस्टेंस सेम भी हो या डिफरेंट भी हो। यानी कि जब एक पार्टिकल ओरिजिन वाला हमने लिया तो उसके ऊपर की तरफ जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका डिस्टेंस, फिर जो राइट की तरफ प्रेजेंट है पार्टिकल उसका डिस्टेंस, और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसका डिस्टेंस, ये ज़रूरी नहीं है ना कि सेम हो। तो जो भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शेप डिसाइड करने के लिए। और दूसरा क्या है कि बी और सी के बीच में जो भी एंगल होगा उसको हम कहेंगे अल्फ़ा, यानी कि ये जो दो एजेस हैं इनके बीच का कुछ ना कुछ एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे अल्फ़ा। हमेशा बी और सी के बीच के ही एंगल को हम कहेंगे अल्फ़ा, क्योंकि ये सब आपने देखा होगा कि ग्रीक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा हम जनरली ए के लिए यूज़ करते हैं ए के रिस्पेक्ट में, बीटा हम बी के करस्पॉन्डिंग में यूज़ करते हैं, और जो गामा होता है वो हम सी के करस्पॉन्डिंग यूज़ करते हैं। इसीलिए अगर हम ए और बी के बीच का एंगल देख रहे हैं तो हम तीसरा अल्फ़ाबेट लेंगे गामा। अगर हम बी और सी के बीच का देख रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अल्फ़ा, और वैसे ही जब हम ए और सी के बीच का देख रहे हैं तो उसको कहेंगे बीटा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक फैक्टर क्या था, ए, बी और सी, इनको हम कहते हैं, ए, बी और सी को हम कहते हैं एज, लेंथ। तो इनका क्या रिलेशन है वो एक फैक्टर है हमारे लिए। और दूसरा अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये क्या है, एंगल्स बिटवीन द एजेस।
एजेस के बीच का क्या एंगल है। लेकिन ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि हम जब अल्फ़ा की बात करते हैं तो वो किसके बीच का होता है, बी एंड सी के बीच का, फिर बीटा ए एंड सी के बीच का, और गामा ए एंड बी के बीच का। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो जो अल्फ़ा बीटा गामा की हमें वैल्यूज़ मिलती है और ए बी सी की जो वैल्यूज़ मिलती है, इनके 6 पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो यूनिट सेल बन रही है उसका शेप क्या है। ठीक है, तो ये आपके नोट्स के लिए हैं। अब तक जितने भी सॉलिड्स और क्रिस्टल्स हमने एनालाइज किए हैं और उनके सेल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ के बेसिस पे हमने उनकी जो शेप है या कैटेगरी है उसको डिसाइड किया है। तो अब तक हमें ऐसे 7 बेसिक शेप्स की यूनिट सेल्स मिली हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्रिमिटिव टाइप की है, मतलब ऐसी यूनिट सेल जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल्स हो और उसके 7 अलग अलग शेप के हमने उनको फाइंड आउट किया। लेकिन हर शेप में, जैसे कि मान लीजिए इस 7 में से एक हमारा शेप है क्यूबिकल। ठीक है, तो क्यूबिकल भी फर्दर मैंने आपको कहा है सेंटर्ड में डिवाइड हो सकती है। भाई बॉडी सेंटर्ड की भी क्यूबिक हो सकती है, फेस सेंटर्ड की भी हो सकती है। तो यानी कि जो एक सिंगल प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो भी आगे चल के 2 या 3 टाइप की हो सकती है। तो ये सब मिलाकर आखिरी में हमें जो टोटल नंबर मिलता है वो 14 डिफरेंट लैटिसेस। यानी कि अब तक हमें जितने भी अलग अलग शेप्स और उसके जो फर्दर डिविजन्स हैं यूनिट सेल्स के, वो सब मिलाकर 14 डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल लैटिसेस हमें मिले हैं। और इन सब को मिलाकर हम कहते हैं ब्रेवाइज लैटाइसिस। ये साइंटिस्ट का नाम है जिनके ऑनर में हमने नाम रखा है ब्रेवाइज लैटाइसिस। तो ब्रेवाइज लैटाइसिस क्या है, जो 14 डिफरेंट टाइप्स की क्रिस्टल लैटिसेस हमें अभी तक मिले हैं, जिसमें प्रिमिटिव भी शामिल है और उसके फर्दर टाइप्स भी शामिल हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रेवाइज लैटिसेस। तो अब हम नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि ये 7 टाइप्स और फिर फर्दर 14 कैटेगरीज कौन सी है। तो ये टेबल के फॉर्म में आपके सामने है। 7 primitive unit cells and their possible variations as centered unit cell। तो सबसे पहले कॉलम में आपको जो बेसिक शेप है प्रिमिटिव सेल का वो दिख रहा है, जैसे क्यूबिक। अब क्यूबिक की रिक्वायरमेंट क्या है, किस यूनिट सेल को हम क्यूबिक कहेंगे, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने कहा था पैरामीटर्स, तो आपके लिए एक तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके जो पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके फर्दर वेरिएशंस जो हैं, देखिए क्यूबिक एक टाइप है लेकिन वो प्रिमिटिव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, यानी कि ये 3 फर्दर टाइप्स हो गए क्रिस्टल लैटिस के। तो जब हम पहले कॉलम को देखेंगे तो उसमें 7 टाइप्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक शेप्स हैं। लेकिन उनका जो फर्दर हम डिवीज़न देखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 हैं, ऊपर 3 हैं, तो ये टोटल 14 आती है। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम में जो भी सम अप हमें मिलता है वो 14 होता है, उसको हम कहते हैं 14 ब्रेवाइज लैटाइसिस। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहला क्यूबिक, जिसमें पहचान ये है कि एजेस आपस में इक्वल होंगी और सबके बीच का एंगल 90 ही होगा, उसी को हम क्यूब कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं। सेकेंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल किसे कहते हैं, जिसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल होती है लेकिन तीसरी साइड या तो बड़ी या छोटी होगी, यानी कि एक साइड अलग होती है, 2 साइड आपस में इक्वल होगी और एंगल अभी भी सबके बीच का 90 होगा, उसको कहते हैं टेट्रागोनल। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही साइड्स जो है उसकी लेंथ अलग होगी एक दूसरे से, और लेकिन एंगल तीनों के एजेस के बीच में 90 ही होगा। तो ये वेरिएशंस आपको अच्छे से याद रखना है। हेक्सागोनल में क्या होता है कि 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है बट तीसरी साइड की लेंथ अलग होगी, और 2 एजेस के बीच का जो एंगल है वो 90 होगा, लेकिन तीसरे केस में वो एंगल होता है 120, तभी हम उसको हेक्सागोनल कहते हैं। सबको पता है हेक्सागन का मतलब, इस तरह से हेक्सागन बनता है। तो अब अगर यहाँ पे हम हर 2 एजेस के बीच का एंगल देखें तो 120 होगा। ठीक है, तो एक एंगल 120 होगा, बाकी 2 एजेस के बीच का 90 होगा, उसको कहेंगे हेक्सागोनल। फिर है रोम्बोहेड्रल, या इसी को हम कहते हैं ट्राइगोनल। इसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी बट तीनों एजेस का बीच का एंगल जो है वो 90 नहीं होगा, तीनों एजेस के बीच का एंगल इक्वल होगा ज़रूर। देखिए अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा
और ये एंगल गामा, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं होंगे, तो इसको कहते हैं रोम्बोहेड्रल। सिक्स्थ है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में कोई भी एच इक्वल नहीं होगी, सब अलग होगी। दो एंगल 90 होंगे, तीसरा 90 नहीं होगा। अब ये 90 नहीं होने का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल है, कि कुछ भी हो सकता है, बट 90 नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट वन है ट्राइक्लिनिक। इसमें तीनों एजेस भी इक्वल नहीं होती और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते और 90 भी नहीं होते। ये नीचे होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा भी इक्वल नहीं है, ए, बी और सी भी इक्वल नहीं है। तो देख सकते हैं कि इन सातों में से सबसे अनसिमेट्रिकल कौन सी है? ट्राइक्लिनिक है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स। तो ये थे 7 टाइप्स ऑफ बेसिक शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि अगर हम देखें यहाँ 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 हैं, 1 और 2 3, फिर यहाँ पर 1 है 4, यहाँ पर फिर से 1 है 5, यहाँ पर 4 है 9, फिर यहाँ पे 2 है 11 और फिर से यहाँ पे 3 है 14। तो इस तरह से ये 14 टाइप्स के ब्रेवाइज लैटिसेस होते हैं। हालांकि अब से जो चैप्टर में हम आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड ही होंगे। हमारी स्टडी में जो डिटेल्ड स्टडी है वो क्यूबिक यूनिट सेल की ही है, बट यहाँ तक आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हर टाइप की यूनिट सेल की, ये आपको याद रखनी है। पैरामीटर्स कैसे हैं, ये टेबल आपको याद रखना है, बट इसके आगे जो भी हम टॉपिक्स देखेंगे डिटेल में वो सब सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज की क्लास का सेकंड टॉपिक, रैंक ऑफ क्रिस्टल। अब थोड़ा सा हम क्वांटिटेटिव पार्ट पे आ रहे हैं। तो रैंक ऑफ क्रिस्टल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल। मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है। अब यहाँ से हमारा जो है मेनली क्यूबिक यूनिट सेल की स्टडी शुरू हो जाएगी। तो हमने एक क्यूब ड्रॉ किया। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम 3 डायमेंशनली इसको इमेजिन करें तो इसी के साइड में एक और क्यूब प्रेजेंट होगा इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो एक पार्टिकल है इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल जो है ये 2 क्यूब के बीच में शेयर्ड है। ये 2 क्यूब का हिस्सा है। हो सकता है कि और भी ज़्यादा क्यूब्स का ये हिस्सा हो, क्योंकि इसके ऊपर भी क्यूब होगा, इन दोनों के भी ऊपर यहाँ पे एक और क्यूब होगा, है ना। यहाँ पर फ्रंट साइड भी एक क्यूब होगा दोनों के। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्रिस्टल में जो एक पार्टिकल होता है जिसको हम एक बेसिक स्फीयर मान के चलते हैं, वो पार्टिकल किसी एक यूनिट सेल का ही पार्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक पार्टिकल पूरा की पूरा एक यूनिट सेल में ही प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो एक सिंगल पार्टिकल एक से ज़्यादा यूनिट सेल्स को शेयरिंग दे सकता है, वो उनका पार्ट हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम एक सिंगल यूनिट सेल की बात करें, किसी भी एक यूनिट सेल की, एक सिंगल अगर हम क्यूब की बात करें, तो उसके अंदर, इस क्यूब के अंदर के पोर्शन में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इस पर्टिकुलर एक सिंगल क्यूब के अंदर वाले पोर्शन में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उस नंबर को हम कहते हैं रैंक ऑफ अ क्रिस्टल। तो होता क्या है कि जो अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स होती है, जैसे क्यूबिक अलग, क्यूबिक में भी सिंपल अलग, बॉडी सेंटर्ड अलग, फेस सेंटर्ड अलग, तो अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स के पोर्शन में, जो अंदर पोर्शन है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो वेरी करते हैं। किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। और ये जो नंबर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की डिपेंड करती है इस नंबर पे। इसीलिए नंबर को कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बाकी की कैलकुलेशन में भी ये काम में आएगा आगे चल के। तो फिलहाल इसका मतलब हमें ये याद रखना है कि एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं उसका
रैंक। तो अब इसको कैलकुलेट करने का, डिटरमाइन करने का एक सिंपल तरीका है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, रैंक इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिट सेल। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक पार्टिकल पूरा की पूरा एक यूनिट सेल के अंदर नहीं होता, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि एक, अगर हम पार्टिकल ने जिसको हम स्फीयर मानते हैं, तो उसका कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन उस यूनिट सेल के अंदर है, उसे हम कहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन। तो जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल का आधा हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है और बचा हुआ आधा हिस्सा दूसरी यूनिट सेल के अंदर है, तो किसी एक यूनिट सेल के अंदर क्योंकि उसका आधा हिस्सा है, तो हम कहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन हुआ हाफ। ठीक है, दोनों यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, हाफ। तो ऐसे ही अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने देखा कॉर्नर पे भी होते हैं, और पार्टिकल फेस के सेंटर पे भी हो सकता है, पार्टिकल पूरे के पूरे क्यूब के या बॉडी के सेंटर पे भी हो सकता है। तो ये अलग अलग पोजीशंस है पार्टिकल्स की। तो पोजीशंस के बेसिस पे उनका कंट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। तो क्योंकि ये फिक्स होता है, जैसे कि चाहे कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल हो, अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब के अंदर हर वो पार्टिकल जो कॉर्नर पर होगा उसका कंट्रीब्यूशन इक्वल ही रहेगा। वैसे ही जो पार्टिकल बॉडी सेंटर में होगा उसका कंट्रीब्यूशन फिक्स रहेगा, जो फेस सेंटर में होगा उसका फिक्स होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है हर पार्टिकल का। तो जो कॉर्नर पे पार्टिकल होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हर वो पार्टिकल जो कॉर्नर पर होगा उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है। फिर है एट फेस सेंटर, जो फेस के सेंटर पे होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा हाफ, क्योंकि उसका आधा हिस्सा एक यूनिट सेल में होता है, आधा हिस्सा दूसरी यूनिट सेल में होता है। तीसरा होता है एज सेंटर। अब एज सेंटर किसको कहेंगे कि मान लीजिए ये क्यूब का पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे उसकी एक एज, और एज के सेंटर पे अगर यहाँ कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एज सेंटर पार्टिकल। तो ऐसे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, क्योंकि वो 4 डिफरेंट यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है। लास्ट आता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब है जो बिल्कुल क्यूब के सेंटर में है। तो ऐसा पार्टिकल तो पूरा की पूरा सिर्फ उस यूनिट सेल के ही अंदर प्रेजेंट है ना, वो और किसी दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है ही नहीं, तो इसका पूरा की पूरा कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो ये कंट्रीब्यूशंस की वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कॉर्नर पर 1/8, फेस सेंटर पर 1/2, एज सेंटर पे 1/4 एंड बॉडी सेंटर पर 1। ये एक पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, रैंक को कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमको पता है कि कॉर्नर पर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 8 पार्टिकल्स होते हैं एक क्यूब में, क्योंकि क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं। तो अगर 8 कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर पर अगर एक एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम वहाँ कितने लेंगे, 8। और हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है जो कॉर्नर पर हो, वो होता है 1/8। तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा उस तरीके से हम z कैलकुलेट करेंगे। अब एक और फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल के लिए काम आ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमेशा z की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए एक सिंगल यूनिट सेल है, ठीक है, और उसमें हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करी 2, यानी कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है, 2। तो अब अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसी क्रिस्टल में, ऐसी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं 5। तो जब एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल हैं तो 5 यूनिट सेल्स में ऐसे कितने होंगे, तो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 10, तो 10 पार्टिकल्स आ गए। तो बिल्कुल वैसे ही ये फॉर्मूला बनता है कि अगर हमें क्रिस्टल में टोटल पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कितनी यूनिट सेल्स हैं और उस यूनिट सेल का टाइप देखेंगे और उसकी z की वैल्यू से हम नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमें पूरे जो टोटल पार्टिकल्स होंगे उस क्रिस्टल में वो हमें मिल जाएंगे।
अब क्योंकि सिलेबस में मैंने आपको पहले ही कहा था हमें सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हम तीनों टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, उनके लिए जो z की वैल्यू है वो देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं सिंपल के लिए। सिंपल में हमने क्या देखा था कि जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, तो इसमें बड़ा आसान है, कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन लेना है हमें, वो होता है 1/8। और ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे उस यूनिट सेल में, 8, हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल, तो वैल्यू कितनी आई, 1। तो जो सिंपल टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल होती है उनके लिए z की वैल्यू होती है 1, ये आपको याद रखना। अब क्योंकि z की वैल्यू 1 है, मतलब कि एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल, 2 यूनिट सेल में 2 पार्टिकल, 3 यूनिट सेल में 3 पार्टिकल, यानी कि जितने यूनिट सेल्स होंगी उतने ही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जो हमने अभी जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला ऊपर देखा था कि z मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, लेकिन z की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड टाइप है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो 2 पोजीशंस पे होते हैं, एक कॉर्नर्स पे और एक बॉडी सेंटर पे, पूरे क्यूब के सेंटर पे। तो हमें दोनों अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स का टोटल कंट्रीब्यूशन देखना है। तो z क्या होगा यहाँ पर, z विल बी इक्वल टू कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, इन दोनों का सम होगा। तो कॉर्नर वालों का तो टोटल कंट्रीब्यूशन उतना ही आएगा जो हमने ऊपर निकाला था, 1/8 × 8 प्लस, अब बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक पार्टिकल का, 1, और ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं वो भी 1, क्योंकि बॉडी सेंटर में एक ही पार्टिकल होता है। तो बस आप कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले का आंसर आएगा 1, फिर दूसरे का भी 1, यानी कि z की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू होती है 2। इसलिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का हमेशा ट्वाइस होते हैं, ठीक है। यानी कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं, ऐसे सॉलिड में जितनी भी यूनिट सेल्स होंगी पार्टिकल्स, उनका हमेशा ट्वाइस होंगे। थर्ड कैटेगरी लास्ट, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या बताया था, पार्टिकल्स एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं, उसके अलावा हर फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी वो फिर से कॉर्नर और फेस सेंटर का सम होगी, ठीक है। तो कॉर्नर का तो फिर से 1 ही आता है, अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1, और फेस सेंटर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हमने कितना देखा था, 1/2 देखा था। और ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे, 6 होंगे, क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, अप डाउन लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक। तो ऐसे 6 पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है 1/2। तो कॉर्नर से आया 1 और फेस सेंटर से आया 3, तो टोटल z की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू 4 होती है। तो यहाँ पे हम टोटल पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लास्ट में 2 फैक्ट्स हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था, रैंक ऑफ एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल कौन सी होगी, ये हाइपोथेटिकल है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें, जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, उसके अलावा हर एज के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा, एज सेंटर नाम से पता चल रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा था, कॉर्नर से तो 1 आ जाएगा सीधा आंसर, जो एज सेंटर पे पार्टिकल होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4, और ऐसी कितनी एजेस होती है, 12। क्यूब में कितनी एजेस होंगी, 12 एजेस होंगी। देखिए काउंट कर सकते हैं हम, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं जो स्क्वायर बना रही है, और 4 वर्टिकल है, तो हो गए 12। तो जब हम इसका z की वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 3 आएगा अगेन, है ना, तो कितनी हो जाएगी 4। यानी फिर से जो एच सेंटर्ड क्यूबिक सेल होगी जो हाइपोथेटिकल है, उनके लिए भी z की वैल्यू होती है 4। और जो हमने ऊपर अभी टेबल में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल देखी थी, उनकी z की वैल्यू होती है 6। ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है इसकी, ना इस पर न्यूमेरिकल आएगा, बट ये वैल्यू आप अगर हो सके तो याद रखेंगे कि हेक्सागोनल के लिए 6 होती है और जो एच सेंटर है उसके लिए 4 होती है। तो ये 2 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने आज स्टडी किए, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड रैंक ऑफ क्रिस्टल। तो आई होप आपको आज सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी।
तो आज की क्लास के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके असेसमेंट के लिए है, ये आपको इस टॉपिक को और समझने में और पक्का करने में हेल्प करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। बी सेफ। थैंक यू।